Hello everyone, this is Yogendra Singh and I am going to start with first unit of class 12, that is electrostatics. Its weightage for your board exams are 7 to 8 marks और IIT JEE और NEET जैसे एग्जाम्स में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो बेसिक्स हैं फटाफट इनको डिस्कस करने के बाद इनके मैथमेटिकल पार्ट पे हम आएंगे क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक्स भी पढ़ना है हमें। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 2 वर्ड से बना है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद चार्ज, एंड स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज। अब चार्ज क्या है? सबसे पहले चार्ज का कंसेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। उन्होंने बताया कि इफ वी रब अ बलून ऑन हेयर तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द बलून एंड द हेयर। जब 2 बलून रब करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है बलून्स में। तो इसका मतलब है बलून्स में एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट हो गया, और जिनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है सेम नेचर ऑफ चार्जेस के बीच में उन्होंने रिपल्शन फोर्स के बारे में बताया। इन्होंने यह भी समझाया कि एटम जो होता है, एटम में 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। तो वो 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। प्रोटॉन में सेम मैग्नीट्यूड बट विद पॉजिटिव साइन होता है। एटम इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इन दोनों की वजह से नेट चार्ज 0 रहता है। सो चार्ज क्या है? आइए चार्जेस के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी लाइक कलर, स्मेल। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी दैट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। क्या यूनिट होता है चार्ज का? चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, एंड 1 कूलम्ब, ये कूलम्ब होता है एसआई सिस्टम में। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहां पे ये सीजीएस सिस्टम में होता है यूनिट। तो आइए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नंबर 1, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हैज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक कोई बॉडी है तो उसको हम जितना भी चार्ज देंगे Q1 Q2, सो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये नेट स्केलर और एडिटिव नेचर की प्रॉपर्टी होती है। There are 2 type of charges, positive and negative. यहां पे like charges में क्या होगा? Like charges repel each other. And what about unlike charges? Attract each other. So that is again a property because of force. Which force? Electrostatic force. तो पहली प्रॉपर्टी स्केलर, दूसरी प्रॉपर्टी है 2 टाइप ऑफ चार्जेस, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बने कैसे? किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है तो ये बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और ये बॉडी नेगेटिव हो जाती है। जिस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी नेगेटिव, और जिस पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दैट विल बी पॉजिटिव। चार्जेस आर कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है टोटल चार्ज इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, वी कैन सिंपली मिक्स। अगर हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो जितना एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाएगा उतना एक बॉडी में जितना नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही दूसरी बॉडी में पॉजिटिव क्रिएट होगा। एज अ होल टोटल चार्ज विल अगेन बी कांस्टेंट। पहले भी 0 था, अभी भी टोटल चार्ज 0 है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइज्ड नेचर। एक वर्ड है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? क्वांटम जैसे हमारी बॉडी के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? सेल।
वो क्या है, हमारी बॉडी का क्वांटम है। वैसे ही किसी भी चार्ज्ड बॉडी के लिए जो क्वांटम होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड नेचर? इट मींस चार्ज ऑन एनी बॉडी बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो 1.6 E is 1.6 into 10 to the power minus 19। तो ये इस वैल्यू, इतना कूलम चार्ज के मल्टीपल में होगा। मिनिमम चार्ज हम किसी बॉडी में कितना क्रिएट कर सकते हैं, 1.6 into 10 to the power minus 19। उसके बाद क्या चार्ज क्रिएट करेंगे, इसका डबल, यानी कि 3.2 into 10 to the power minus 19। उसके बाद क्या होगा, उसी का थर्ड मल्टीपल, दैट इज 4.8 into 10 to the power minus 19। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कैन अ चार्ज 8.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge possible to give a body? So your answer will be no. Why no? क्योंकि जब आप 1.6 का मल्टीपल पढ़ते हैं तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इंटू 5 इज 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो दिस इज नॉट इन द मल्टीपल ऑफ दैट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो कहेंगे क्योंकि ये मल्टीपल में नहीं है इसलिए ये चार्ज क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। यहां पे जो n है, n इज इंटीजर वैल्यू। इंटीजर क्या है, ये इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए देख, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। व्हाट डज इट मीन? अगर आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज मास, कितना मास होता है, इट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज तो क्रिएट हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में यहां पे मासेस का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। कितना मास ट्रांसफर होगा, ऑल्दो दैट मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ द बॉडी, बट we can write charge is associated with mass। अगर बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है। इसको इसके साथ एक लाइन और लिख सकते हैं, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास व्हाइल मास डज नॉट एसोसिएटेड विद चार्ज। तो इसका रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर आप मास ट्रांसफर करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ओनली फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। चार्ज इज इनवेरिएंट। आपने एक रिलेशन सुना होगा, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या है ये रिलेशन? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने बताया था कि जब कोई बॉडी बहुत तेजी से मूव करती है तो उसका मास चेंज होता है विद दैट रिलेशन। वेलोसिटी बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, मास बढ़ेगा। m नॉट इज मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट एंड दैट m इज कॉल्ड डायनामिक मास। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब बहुत तेजी से मूव करती है तो उसका मास बदलता है, लेकिन चार्ज नहीं बदलता। इसीलिए कहा गया है चार्ज इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट, स्टैटिक चार्ज गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड while moving charge gives electric and magnetic field both। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, while moving charge gives both, दोनों तरह की फील्ड वो देता है। उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी रहेगा और चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी रहेगी। किसमें? जो बॉडी, जो चार्ज पार्टिकल मूविंग होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी रहेगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग से। तो कितने मेथड ऑफ चार्जिंग है वो हमने यहां पे डिस्प्ले किया है। पहला मेथड हम फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड फ्रिक्शन। जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जाता है, बॉडी एक पॉजिटिव हो जाती है, एक नेगेटिव हो जाती है। किस वजह से है ये? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इंडक्शन मेथड में क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आपके लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है इंडक्शन का। इसमें अगर आप एक मेटालिक स्फेयर जिसको एक इंसुलेटेड स्टैंड के साथ आप फिक्स कर देते हैं, और अगर आप एक कोई नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, तो क्या होता है, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से उस स्फेयर में ऑल इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ला रहे हैं, तो ऑल प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा, और जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे वो सारे दूसरी तरफ चले जाएंगे। और अगर आप उसे सिंक कर दें तो क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन विल गो टू द ग्राउंड, और अगर आप उस अर्थिंग को रिमूव कर दें और फिर आप इस रॉड को भी रिमूव कर दें, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द स्फेयर इक्वली स्प्रेड हो जाता है और बॉडी पॉजिटिव हो जाती है। यही अगर हमें उस बॉडी को सपोज नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, और पॉजिटिव चार्ज ले आने के बाद उस स्फेयर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तरफ आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। एंड एज यू सिंक टू द ग्राउंड, जैसे ही आप सिंक करेंगे तो क्या होगा, इस बार पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं जाएंगे, ग्राउंड नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन विल कम अप फ्रॉम ग्राउंड टू द स्फेयर, और वो प्रोटॉन्स के साथ रिकम्बाइन करके न्यूट्रल लेयर उधर न्यूट्रल हो जाएगा। और जब आप अर्थिंग और ये रॉड हटाएंगे, देन बॉडी विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप दिखा सकते हैं इंडक्शन, ये उनमें से एक मेथड था। हम बहुत फटाफट इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि बहुत डिटेल इसमें जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाय फील्ड एमिशन। क्या फील्ड एमिशन क्या होता है, अगर आप एक कोई बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम के ऑर्डर का होना चाहिए, तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं बॉडी से, और बॉडी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लग जाती है। थर्मियोनिक एमिशन क्या है, थर्मियोनिक एमिशन यहां पे, इसमें जब आप किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करने के बाद उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाते हैं, तो क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो मतलब लाइट। तो जब लाइट एनर्जी किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बट लाइट शुड बी ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, उसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बॉडी पॉजिटिव हो गई। तो ये कुछ मेथड हैं जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ ली। अब हम इसके फटाफट कूलम्ब्स लॉ पे आने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और बता दें, क्वांटाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन हमने बताया था कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ज। तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम अमाउंट होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको फर्दर स्टडीज में देखा गया है कि इसको +1/3e और ±2/3e प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, और इन प्रोपोर्शंस को, इनको हम लोग कहते हैं क्वार्क्स। बहुत इसमें जरूरत नहीं है, आपको जानने की जरूरत होगी, गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इसमें। ये सब अपने कोर्स में नहीं है, कहीं किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ये क्वार्क्स हैं, +1/3e, +2/3e। वाई दे आर नॉट कॉल्ड एज क्वांटम ऑफ चार्ज, बिकॉज दिस इज वेरी अनस्टेबल। इनका जो सेपरेशन है ये सिर्फ 10 टू द पावर -8 सेकेंड के लिए रहता है, दैट इज वेरी लेस। उसके बाद ये फिर से कोलैप्स करके इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, तो इसलिए यहां पे इसको क्वांटम नहीं बना सकते। तो कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज इट? Suppose 2 point charges. What do you mean by point charge?
suppose radius of that spherical body is having charges q1 q2 are suppose r. if r is very much less than small r, अगर ये r की वैल्यू इस r के कंपैरिजन में बहुत कम है तो कहेंगे ये पॉइंट चार्जेस हैं। तो पहली चीज हमारा कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। क्या था कूलम्स लॉ? इन्होंने बताया म्यूचुअल फोर्स के बारे में, जो हमारा पहली जो प्रॉपर्टी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो क्या था? वो यही था। कितना फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना चाहिए वो यहां पे कूलम ने बताया। क्या बताया इन्होंने? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between them। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहां पे k की k आ जाता है। क्या है ये k? आइए देखें। इस k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये वैल्यू k दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 into 10 to the power 9 फॉर एयर। यहां पे एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या वैल्यू होती है इसकी परमिटिविटी की? इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 to the power -12। अब HC वर्मा में पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आ गया, जहां पे इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। यूनिट कैसे निकालेंगे? यूनिट के लिए आपको इसमें एप्सिलॉन को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? दैट विल बी 1/4 पाई f q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, तो क्या आ जाएगा? दैट विल बी, यहां इसके हिसाब से लिखेंगे कूलम्ब स्क्वायर मीटर टू द पावर -2 पर न्यूटन। आप ऐसे लिख सकते हैं एसआई यूनिट में। आप एमकेएस सिस्टम में लिखना चाहें, एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो यहां पे आप न्यूटन में और कूलम में इनके फंडामेंटल यूनिट्स लिख दीजिए। जैसे कूलम्ब क्या होता है? ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, चार्ज फंडामेंटल यूनिट नहीं है, करंट फंडामेंटल यूनिट है। तो यहां पे अगर हम चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं और उसके बाद हम इसका यूनिट एमके सिस्टम में लिख देंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम लिखना पड़ेगा। एज I इज इक्वल टू क्यू, चार्ज Q अपॉन T, तो Q विल बी IT। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा a स्क्वायर T स्क्वायर। मास इज डिनोटेड बाय m टू द पावर -2। यहां पे न्यूटन है तो न्यूटन इनवर्स यानी कि mLT टू द पावर -2 का इनवर्स, तो m इनवर्स L इनवर्स T टू द पावर -2 आ गया। सो फाइनली आप क्या लिखेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m टू द पावर -3 L टू द पावर -1 और T टू द पावर 4 और a स्क्वायर। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। c स्क्वायर की जगह लिख दिया a स्क्वायर T स्क्वायर एज q इज इक्वल टू IT। m टू द पावर -2 हमने लिखा यहां पे, मीटर टू द पावर -2। तो यहां पे जो ये लेंथ था ना, ये लेंथ था, तो दैट इज मीटर टू द पावर -2, दैट इज मीटर, तो L टू द पावर -2 होगा। न्यूटन क्या होगा? न्यूटन विल बी mLT टू द पावर -2 इनवर्स, तो ये हो गया m इनवर्स L इनवर्स T टू द पावर -2। अब आप इनको जरा कंबाइन करिए तो यू विल गेट, अब देखिए क्या मिल रहा है, m टू द पावर -1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 4 a स्क्वायर। तो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट।
तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे। चेक कर लीजिएगा इसको एक बार और से। नाउ कंक्लूजन इज between two charged particles, point charge particles placed at distance small r, there is a force acting between them. It may be attractive or it may be repulsive depending upon the nature of the charges. It will be 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square for air. और अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि द सिस्टम ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज को लेके हमने कहीं किसी मीडियम में प्लेस कर दिया, and suppose its permittivity is epsilon, then in medium force will be equal to, force in medium will be 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 upon r square, that is for medium. तो ये क्या है, यहां पे लिख देंगे कि epsilon is permittivity of medium, अब अगर इस इक्वेशन को, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इफ यू डिवाइड देम व्हाट यू विल गेट, FA अपॉन FM विल बी इक्वल टू epsilon अपॉन epsilon नॉट, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड epsilon r. इसका रेशियो epsilon r, जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड K. इसको K से भी डिनोट करते हैं, एंड दैट K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So in terms of dielectric constant and in terms of relative permittivity, epsilon can be written as either epsilon naught K or epsilon naught into epsilon r. यहां पे इसके टर्म में ऐसे लिखेंगे और जनरली हम इसको प्रीफर करते हैं. यहां पे इनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है. क्या वैल्यू होगी, आइए समझे. अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती है. ये वैल्यू 81 होती है फॉर वाटर, 4 होती है माइका के लिए, इन्फिनिट होती है मेटल के लिए फॉर प्योर कंडक्टर्स, एंड 1 फॉर एयर. इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से वेरी करती है. अब दो चार्ज पार्टिकल अगर एक मीडियम में प्लेस्ड है तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे. मीडियम नहीं है तो क्या लिखेंगे, ये K की वैल्यू 1 लिख देंगे. तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम HC वर्मा का सॉल्व करने जा रहे हैं इन्हीं पे बेस्ड. आइए देखते हैं क्या था वो क्वेश्चन. दो चार्ज पार्टिकल्स हैं QQ और इनके बीच में मैग्नीट्यूड आर नॉट गिवन, मैग्नीट्यूड्स आर नॉट गिवन, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1 मीटर. ये डिस्टेंस दिया है. पूछा है व्हाट मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स. तो मिनिमम फोर्स कैसे निकालेंगे, मिनिमम फोर्स के लिए हमें मिनिमम चार्ज पता होना चाहिए. यहां पे F की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और अगर मान लीजिए यहां पे मीडियम होता तो यहां K लगा देते. इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9. मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं, Q1 Q2 आर नॉट गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट मिनिमम फोर्स. तो मिनिमम फोर्सेस के लिए जो चार्जेस होंगे दैट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू द सेम, तो स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1. तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी को सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, दिस मच न्यूटन. नेचर क्या होगा, नेचर इज कंपल्सरी टू राइट फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम. यहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, इतने न्यूटन रिपल्सिव.
क्या नेचर होगा? रिपल्सिव नेचर होगा, इसको आप समझ लीजिए। एक बात और, यहां पे जो दोनों बॉडीज हैं, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए बराबर इक्वल अमाउंट में यहां पे दिए हुए हैं, तो जो फोर्सेस लगेंगे दे आर रिपल्सिव, और अगर ये एक नेगेटिव होता तो क्या होता? अट्रैक्टिव लगता ये फोर्स। मान लीजिए एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, एक का मैग्नीट्यूड कम होता, तब भी ये जो म्यूचुअल फोर्सेस हैं ना, दे आर सेम। जैसे ग्रेविटेशन में था कि बॉडी चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, जो फोर्स लगना है वो सेम लगेगा, फोर्सेस आर सेम। तो वही चीज यहां पे भी है, चार्जेस चाहे स्मॉलर हो चाहे वो बिगर हो, उनमें जो म्यूचुअल फोर्स लग रहा है वो दोनों पे सेम लगेगा, जो इस पे लग रहा है वही इस पे भी लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर सेम ऑन ईच एंड एवरी एटम, बोथ एटम। अभी तक हमने देखा कि दो चार्ज अगर एयर में प्लेस्ड हैं तो उनके लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और मीडियम में अगर ये हैं तो इनके लिए फॉर्मूला आता है K और इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में। यहां पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ लेकिन अब हमारे पास क्या कंडीशन है, आप भी सोचिए पॉज करके। मान लीजिए दो चार्जेस हैं अपने पास, और एक पार्ट इसका सपोज T1 थिकनेस का K1 डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है, और रिमेनिंग पार्ट सपोज T2 इज फिल्ड विद अनदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज K2। सो हाउ विल यू कैलकुलेट म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम? अब क्या करेंगे? तो इसके लिए देखिए एक मेथड है। एयर था पूरा, ये फॉर्मूला, मीडियम था पूरा, ये फॉर्मूला, लेकिन अगर आधा आधा या एक पार्ट अगर भरा हुआ हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो उसके लिए मान लीजिए एयर में दो पार्टिकल्स हैं, एयर में इनका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अगर आपने दो चार्ज पार्टिकल्स को एयर में रखा है तो ये फॉर्मूला आ रहा है, आर एयर, RA लिख दिया। और सेम चार्जेस अगर एक किसी मीडियम में रखा है सच दैट देयर इज अ इक्वल म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, पहले जो एयर में था वही मीडियम में भी रखने पे आ रहा है, तो हमें डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो हमने रख दिया RM। हमने क्या कहा एक बार फिर से सुनिए, एयर में फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन RA²। मीडियम में ले जा रहे हैं सेम सेट ऑफ चार्ज, लेकिन इस तरीके से रखना है कि सेम फोर्स आए। तो क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्टेंस बदलना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा? लेट इट इज RM, से दिस इज RM, यहां पे हमने इसको RM अज्यूम कर लिया। सो इफ यू कंपेयर यू विल फाइंड कि दीज टू विल कैंसिल, Q1 Q2 विल कैंसिल। आप यहां पे लिखेंगे कि RA इज इक्वल टू RM √K, ये एक रिलेशन मिल गया। अब अगर दो या दो से ज्यादा मीडियम दो चार्जेस के बीच में हैं तो आप उनके बीच का एयर इक्विवेलेंट निकालेंगे फॉर एयर। तो लिखेंगे अब फॉर दिस केस, अब मान लीजिए हम इस केस की बात करें तो R विल बी इक्वल टू कितना आएगा भाई? T1 √K1 प्लस यहां से इस फॉर्मूले से प्लस T2 √K2। अब आपको क्या करना है? इस R का फॉर्मूला, इस R की वैल्यू हमें फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देनी होगी। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? फोर्स। यहां पे इस R की वैल्यू हमें फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देनी है, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इस R को हमें यहां पे लाके पुट कर देना होगा और आप आंसर, आप फोर्स, इनके बीच का म्यूचुअल फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो इन पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दो चार्जेस, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। पहले पार्ट के लिए तो बहुत सिंपल सॉल्व करना है हमें। हम क्या लिखेंगे? दैट इज K, इट इज 9 × 10⁹ K।
Q1 Q2 2 into 2 divided by 1 square, तो 36 into 10 to the power 9 Newton, and nature will be repulsive, and it will be same on both. That is first part. What about second? In second part you have dielectric constant K is equal to 4. तो आप लिखेंगे यहां पे F is equal to 9, you have to write 1 upon 4 pi epsilon naught K, जहां पे 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 है. तो you will write 9 into 10 to the power 9 upon 4, 2 into 2 divided by 1 square, so 4 cancel, it is 9 into 10 to the power 9 Newton repulsive. यहां पे हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जब आप सेम नेचर ऑफ चार्जेस को, सेम सेट ऑफ चार्जेस को किसी मीडियम में डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा सेम डिस्टेंस पे. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. अब यहां पे मीडियम हमने बदल दिया, हाफ पार्ट एयर है, हाफ पार्ट यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4. एयर का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1. तो अभी फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स के लिए आपको एयर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा. तो दिस इज इटसेल्फ एयर, तो आपको यहां लिखना है सिर्फ 1 प्लस ये मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो यू विल राइट 1 इंटू अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4. ये आर की वैल्यू आ गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो आर विल बी इक्वल टू 3. अब फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 into 2 divided by 3 square, that is 9. So 9 cancel, it is 4 into 10 to the power 9 Newton, and again it is repulsive. ये नेचर जरूर लिखना है. तो किस तरीके से प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, यहां ये है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए था. अब हम बात करेंगे कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. व्हाट इज इट, क्या कैसे समझाएंगे इसे. इससे पहले स्केलर फॉर्म पढ़ा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे. इन दोनों चार्जेस को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनमें जो फोर्स लगेगा इसका नेचर अट्रैक्टिव होगा. अगर ये आइडेंटिकल नेचर ऑफ चार्जेस होते, ये पॉजिटिव होता, तो क्या होता, इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होता. But one thing is common in both the forces, F1 due to 2 and F2 due to 1. Force acting on second due to first is F21 and force acting on 1 due to 2. जिस समय ये अट्रैक्टिव थे उस समय F12 का जो डायरेक्शन है वो F21 के ऑपोजिट था, और जिस समय ये रिपल्सिव है यानी कि F12 और ये रिपल्शन, यहां पे भी सेम कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट इज दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर. तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. तो कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है. यहां पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्सेस के डायरेक्शंस हैं वो तो समझ में आ गया हमारे, हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं. लेकिन अब आप डायरेक्शन को, फोर्स को लिखेंगे कैसे. यहां पे मैंने बताया कि फोर्स में इन दोनों रिपल्सिव और अट्रैक्टिव में दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है डायरेक्शन. दे आर एक्टिंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बाय द टू बॉडीज. ये जो दोनों बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज को जोड़ने वाली जो लाइन है आर, ये फोर्स उसी में लग रहा है. अट्रैक्शन है तो भी, रिपल्शन है तो भी. तो यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स is equal to direction of R. क्या है डायरेक्शन ऑफ R, लाइन ज्वाइनिंग बाय द टू बॉडीज. F कैप क्या है, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. F कैप को लिख सकते हैं F वेक्टर अपॉन F, यूनिट वेक्टर. इसको लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन R. अब अगर आप F को सब्जेक्ट बना लें तो दैट विल बी F इंटू R अपॉन R. F क्या है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R वेक्टर अपॉन R. तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिख दीजिए इसको, या फिर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लिख दीजिए। तो ये क्या है? दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम इस तरीके से कुछ यहां पे ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। वी कैन ऑल्सो प्रूव दिस। चलिए अभी देख लेते हैं क्या और करना है इसमें। आप बल्कि इतना समझ लीजिए, अगर एग्जाम में कभी आएगा तो आपको सिर्फ यही लिखना पड़ेगा कि डिफाइन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो यू हैव राइट दिस मच ओनली। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। देखिए क्या है ये। देयर आर 3 बॉडीज ए बी सी प्लेस्ड A to B 1 meter, B to C 1 meter and A to C it is 2 meter. We have to calculate total force acting on B. तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है और बहुत कॉमन है। तो B पे 2 पार्टिकल्स की वजह से फोर्स लग रहा है, बिकॉज ऑल चार्जेस आर पॉजिटिव। तो यहां पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। कितना होगा? F B A, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। व्हाट अबाउट सी? सी की वजह से यहां पे किधर लगेगा? इधर लगेगा। दैट इज एफ बी सी, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी। हम देख रहे हैं दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता? इसकी वजह से अट्रैक्शन होता, अब ये फोर्स इधर लगता, और इसकी वजह से भी अट्रैक्शन होता, तो एफ बी और एफ बी सी और एफ बी ए के डायरेक्शन अपोजिट होते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो इंडिविजुअली जरा आप निकालिए। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इन दोनों के बीच में एयर है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे एफ बी ए। एफ बी ए इन दोनों के बीच का फोर्स है, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज के? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। नेक्स्ट Q1 Q2 क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर इज 1, तो दैट विल बी 3 2 जा 6 एंड 6 9 जा 54। So 54 into 10 to the power minus 3 Newton, and on right side. Similarly, we can calculate FBC. FBC will again be K Q1 Q2 upon R square, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके, so 2 into 10 to the power minus 6 into 1 into 10 to the power minus 6, because 1 microcoulomb is 10 to the power minus 6, तो it will be equal to 18 into 10 to the power minus 3 Newton. So which one is greater? This one is greater. Less कौन सा है? ये है। So net force acting on B will be equal to greater force minus lesser force. So FBA minus FBC, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 36 into 10 to the power minus 3 Newton along which side? Which one is greater? FBA. तो लिख देंगे along C, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने यहां पे वेक्टर के कंसेप्ट से यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ये दोनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते, वो कैसे पॉसिबल था? मान लीजिए ये नेगेटिव हो जाता, तो इसकी वजह से ये अट्रैक्ट होता है, इसकी वजह से इस पे रिपेल होता, तो दोनों ऐड हो जाते। तो डायरेक्शन को हमें फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शन को फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली हमें प्लस माइनस करना है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसको हमने लिख दिया। इसके बाद हमें पढ़ना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें अभी देखना है कि किस तरह और किन किन तरीके से हम फोर्सेस को यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, जहां पे वेक्टर का कंसेप्ट आता है। तो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस यूजिंग कूलम्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और इवन बोर्ड में भी सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। तो आपको
ये इनके साथ साथ फंडामेंटल्स के साथ साथ हम लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। थैंक यू सो मच।